इस हफ्ते हमारे सामने जो चीजें हैं वो भारत के भविष्य की, आप कह सकती हैं, 3 अलग-अलग तस्वीरें दिखाती हैं। एक तस्वीर वो है जो संसद में कानूनों से बन रही है। ग्रामीण रोजगार से लेकर परमाणु ऊर्जा तक हर चीज को नए सिरे से गढ़ने की कोशिश। बिल्कुल। दूसरी तस्वीर हमारी लैब्स में तकनीक से आकार ले रही है, जो बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है। हाँ, कुछ चीजें तो वाकई वैसी ही हैं। और तीसरी तस्वीर जमीन पर गढ़ी जा रही है, पर्यावरण को बचाने की छोटी बड़ी कोशिशों से। आज हमारी पड़ताल का मिशन यही है कि इन तीनों तस्वीरों को एक साथ रखकर देखें और समझें कि ये मिलकर भारत के लिए क्या कहानी कह रही हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उस कानूनी तस्वीर को देखते हैं जो शायद करोड़ों लोगों की जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर डालेगी। बिल्कुल। शुरुआत उस बिल से करते हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। ये ग्रामीण रोजगार की पूरी व्यवस्था को बदलने की बात करता है। इसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, या छोटा नाम है वीबीजी रैम जी बिल 2025। हाँ, और कहा जा रहा है कि ये एमजी नारिगा की जगह लेगा। और इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव बताया जा रहा है वो ये है कि अब योजना मांग संचालित, मतलब डिमांड ड्रिवन नहीं, बल्कि आपूर्ति संचालित यानी सप्लाई ड्रिवन होगी। ये सुनने में तो एक छोटा सा बदलाव लगता है, पर क्या इसका असर भी छोटा है? नहीं, ये असर में बहुत बड़ा बदलाव है। अच्छा। हाँ, इसे ऐसे समझते हैं, अब तक मनरेगा में क्या होता था? गांव के लोग या पंचायत तय करते थे कि उन्हें किस काम की जरूरत है, और उसके आधार पर वो सरकार से काम और पैसा मांगते थे। यानी जरूरत नीचे से ऊपर की ओर जाती थी, जिसे हम बॉटम अप तरीका कहते हैं। अच्छा। अब इस नए बिल में केंद्र सरकार कुछ पैमानों के आधार पर पहले से ही तय कर देगी कि किस राज्य को कितना पैसा और कितने लोगों के लिए काम मिलेगा। ओह, तो मतलब दिशा पूरी तरह से पलट गई है। बिल्कुल। अब दिशा ऊपर से नीचे की ओर होगी, जिसे टॉप डाउन कहते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि अब योजनाओं की प्राथमिकता केंद्र तय करेगा, गांव नहीं। इससे शायद काम तेजी से हो, लेकिन ये भी तो खतरा है कि जो जरूरतें जमीनी स्तर पर है वो नजरअंदाज हो जाएं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये तो नियंत्रण को स्थानीय हाथों से लेकर केंद्रीय स्तर पर लाने जैसा है। यही इस पर हो रही बहस का सबसे बड़ा मुद्दा है। जो इसके समर्थक हैं, उनका कहना है कि इससे फंड्स का बंटवारा ज्यादा वैज्ञानिक और जरूरत के हिसाब से होगा और भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी कम होगी। लेकिन आलोचकों का यही डर है कि दिल्ली में बैठकर यह तय करना मुश्किल है कि किसी दूर दराज के गांव को तालाब की जरूरत है या सड़क की। यह स्वायत्तता का सवाल है। सही बात है। वैसे बिल में कुछ और भी तो अहम बदलाव हैं। हाँ हैं। जैसे कि काम की गारंटी अब 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन प्रति परिवार कर दी गई है। सही। और फंडिंग का पैटर्न भी बदल रहा है। अब केंद्र 60% और राज्य 40% खर्च उठाएंगे। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए ये 90-10 ही रहेगा, जैसा पहले था। और इसी 60-40 के अनुपात में एक बहुत बड़ी चुनौती छिपी हुई है। वो कैसे? देखिए, पहले मनरेगा में मजदूरी का 100% और सामान का 75% खर्च केंद्र उठाता था। अब राज्यों पर 40% का सीधा बोझ आएगा, और कई राज्यों की आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि वो ये बोझ आसानी से उठा पाएं। ये तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसा मामला लग रहा है। बिल्कुल, हमने वहां भी यही देखा। राज्यों के अपना हिस्सा ना दे पाने की वजह से किसानों तक पैसा पहुंचने में बहुत देर हो गई। लेकिन क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी है? मतलब क्या राज्यों पर जिम्मेदारी डालने से वे योजनाओं को लेकर ज्यादा गंभीर और जवाबदेह नहीं होंगे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। सिद्धांत रूप में तो ऐसा ही होना चाहिए, है ना? जब राज्य का अपना पैसा लगता है तो वो निगरानी भी बेहतर करता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि इससे अमीर और गरीब राज्यों के बीच की खाई और बढ़ सकती है। ओह! जो राज्य आर्थिक रूप से मजबूत हैं, वो 40% हिस्सा डालकर योजना को और बेहतर तरीके से चला लेंगे, जबकि जो राज्य पहले से ही पिछड़े हैं वो और पिछड़ जाएंगे। ये एक दो-धारी तलवार है। ये तो हुई ग्रामीण भारत की बात। अब उस तस्वीर पर आते हैं जो हमारे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का भविष्य तय करेगी। विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण विधेयक। हाँ, ये भी एक बड़ा बदलाव है। इसका लक्ष्य एक सिंगल बॉस बनाना है, एक एकीकृत नियामक जो यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटी जैसे कई अलग-अलग निकायों की जगह ले लेगा। क्या ये एक देश एक रेगुलेटर जैसा कुछ है? हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। ये असल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति मतलब एनईपी 2020 की सिफारिश पर आधारित है। अच्छा। विचार ये है कि अभी उच्च शिक्षा में बहुत सारी अलग-अलग संस्थाएं हैं, जिनके नियम कानून भी अलग-अलग हैं। इससे बहुत भ्रम और
आप कह सकते हैं लाल फीपरशाही होती है। हम्म। तो ये नया निकाय 3 मुख्य काम करेगा। नियम बनाना यानी रेगुलेशन, कॉलेजों को रेटिंग देना जिसे एक्रेडिटेशन कहते हैं, और पढ़ाई का स्तर तय करना। लेकिन मैंने पढ़ा कि ये निकाय फंडिंग का काम नहीं देखेगा। ये थोड़ा अजीब नहीं है? जो संस्था नियम बनाएगी उसके पास पैसा देने की ताकत नहीं होगी, ऐसा क्यों? ये एक बहुत सोचा समझा कदम है। इसका मकसद है कि नियामक सिर्फ गुणवत्ता और मानकों पर ध्यान केंद्रित करे, बिना इस दबाव के कि किस संस्थान को कितना पैसा देना है। अच्छा, तो मतलब शक्तियों का बंटवारा। हाँ, कई बार ये आरोप लगते थे कि फंडिंग के आधार पर नियमों में ढील दी जाती थी। इस अलगाव से पारदर्शिता लाने की कोशिश है। लेकिन जैसा कि आपने इशारा किया, इसके आलोचक भी हैं। उनका कहना है कि इससे नियामक एक बिना दांतों वाला शेर बन सकता है। क्योंकि असली ताकत तो फंडिंग देने वाले मंत्रालय के पास ही रहेगी। बिल्कुल। तो ये देखना होगा कि ये जमीन पर कितना कारगर होता है। और अब तीसरे बड़े बिल पर आते हैं, जो थोड़ा संवेदनशील भी है। परमाणु ऊर्जा से जुड़ा शांति बिल 2025। सबसे बड़ी खबर यह है कि ये निजी और विदेशी कंपनियों के लिए भारत के परमाणु क्षेत्र के दरवाजे खोल रहा है। परमाणु ऊर्जा और निजी कंपनियां, ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है ना? हाँ, चिंता स्वाभाविक है। क्या इससे सुरक्षा को लेकर कोई नई चिंता पैदा नहीं होती? देखिए, ये चिंता स्वाभाविक है और सरकार ने इसे ध्यान में रखने की कोशिश की है। बिल में साफ कहा गया है कि निजी क्षेत्र की भागीदारी सीमित होगी। सीमित मतलब जो सबसे संवेदनशील हिस्से हैं, जैसे परमाणु रिएक्टर चलाना या हथियारों से जुड़ा कोई भी काम, वो पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में ही रहेंगे। अच्छा। निजी कंपनियां सहायक क्षेत्रों में आ सकेंगी। कैसे? जैसे परमाणु खनिजों की खोज करना, परमाणु ईंधन तैयार करना या फिर रिएक्टर के लिए उपकरण बनाना। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई हादसा होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? विदेशी कंपनियां तो अक्सर इसी वजह से भारत आने से हिचकती थीं। बिल्कुल। और इसी उलझन को सुलझाने के लिए बिल में एक नई देयता रूपरेखा यानी लायबिलिटी फ्रेमवर्क का प्रस्ताव है। इसे आसान भाषा में समझाएं। हाँ, मतलब अब ये पहले से साफ होगा कि अगर कोई परमाणु हादसा होता है तो नुकसान की भरपाई कौन करेगा? मशीन बनाने वाली कंपनी, प्लांट चलाने वाली कंपनी या सरकार? अच्छा। पहले इस पर काफी भ्रम था। ये स्पष्टता विदेशी निवेशकों को भरोसा देने के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही एक स्वतंत्र परमाणु सुरक्षा प्राधिकरण और विवादों के लिए एक अलग ट्रिब्यूनल का भी प्रस्ताव है। तो ये थे वो 3 बड़े कानून जो भारत के भविष्य का एक ढांचा तैयार कर रहे हैं। लेकिन कानून तो कागज पर बनते हैं, जमीन पर बदलाव तो तकनीक से आता है। हाँ, और यहीं से हम अपनी दूसरी तस्वीर में दाखिल होते हैं, टेक्नोलॉजी की दुनिया। अगर पानी पर बिना धुएं के चलने वाली नाव भारत की हार्डवेयर शक्ति का प्रतीक है, तो अब बात करते हैं उस सॉफ्टवेयर की जो हमारे भविष्य को चलाएगा। और उस सॉफ्टवेयर की शुरुआत होती है वाराणसी की गंगा नदी से। अच्छा। वहां भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाली यात्री नाव उतरी है। ये कोचिन शिपयार्ड की बनाई हुई है और ये किसी सामान्य नाव जैसी बिल्कुल नहीं है। मतलब? इसमें कोई इंजन नहीं है जो शोर करे या धुआं फेंके। तो फिर ये चलती कैसे है? क्या इसमें बैटरी लगी है? बैटरी तो है, लेकिन वो चार्ज हाइड्रोजन से होती है। ये PEM यानी प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन तकनीक पर काम करती है। इसमें हाइड्रोजन और हवा में मौजूद ऑक्सीजन के बीच एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, जिससे सीधे बिजली बनती है। और धुएं की जगह सिर्फ पानी निकलता है। वाह। तो सोचिए, एक नाव जो पूरी तरह शांत हो, जिसमें कोई कंपन न हो और जो पर्यावरण को जरा भी नुकसान न पहुंचाए। ये तो कमाल है। ये सिर्फ एक नाव नहीं, बल्कि 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य की ओर एक ठोस कदम है। ये वाकई कमाल है। अब पानी से निकलकर उस चीज पर आते हैं जो हमारे हर गैजेट के अंदर होती है, उसका दिमाग यानी माइक्रो प्रोसेसर। हाँ, DHU VR64। हमने DHU VR64 के बारे में सुना है, जो भारत का अपना स्वदेशी प्रोसेसर है। इसे CDAC ने बनाया है। बताया गया है कि ये एक 64-बिट ड्यूल कोर प्रोसेसर है। आम इंसान के लिए इन शब्दों का क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए, 64 बिट का मतलब है कि ये एक साथ बहुत सारे डेटा को प्रोसेस कर सकता है, जो आज के जमाने के लिए जरूरी है। ठीक है। और ड्यूल कोर का मतलब है कि इसके अंदर मान लीजिए 2 दिमाग हैं जो एक साथ काम कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये प्रोसेसर आज के दौर के ज्यादातर कामों के लिए काफी शक्तिशाली है, चाहे वो तेज इंटरनेट ब्राउजिंग हो या एक साथ कई ऐप्स चलाना। लेकिन इसकी असली अहमियत क्या है? बाजार में तो पहले से ही बहुत सारे प्रोसेसर हैं। इसकी असली अहमियत है आत्मनिर्भरता। अच्छा। भारत दुनिया में बिकने वाले लगभग 20% माइक्रो प्रोसेसर्स इस्तेमाल करता है, लेकिन हम बनाते एक भी नहीं है। अरे। हम पूरी तरह से आयात पर निर्भर हैं। यह निर्भरता एक रणनीतिक कमजोरी है।
DHRV64 जैसे स्वदेशी प्रोसेसर इस निर्भरता को कम करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। मतलब ये सिर्फ कागजों पर मेक इन इंडिया नहीं है। नहीं, ये हमारे रोजमर्रा के गैजेट्स में दिखने वाला मेक इन इंडिया है। और अब एक ऐसी तकनीक की बात जो आत्मनिर्भरता से भी एक कदम आगे, भविष्य की कल्पना जैसी लगती है। गूगल का प्रोजेक्ट सनकैचर। हाँ, ये तो सच में साइंस फिक्शन है। मतलब गूगल हमारी सर्च हिस्ट्री को अब अंतरिक्ष में स्टोर करेगा। ये क्या सच में मुमकिन है? ये वाकई भविष्य की तकनीक है, लेकिन इसकी पीछे की वजह बहुत ही जमीनी है। वो क्या? आज AI और डेटा सेंटर्स बेहिसाब बिजली और पानी की खपत कर रहे हैं। एक अनुमान है कि 2030 तक अकेले AI की बिजली की जरूरत 165% बढ़ जाएगी। 165%? हाँ, जमीन पर इतनी ऊर्जा पैदा करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो गूगल का आइडिया है कि डेटा सेंटर्स को ही अंतरिक्ष में भेज दिया जाए। लेकिन अंतरिक्ष में बिजली कहाँ से आएगी? सूरज से। ये स्टारलिंक की तरह सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क होगा। इन सैटेलाइट्स पर बड़े-बड़े सोलर पैनल लगे होंगे। और अंतरिक्ष में कोई बादल या रात नहीं होती, इसलिए ये पैनल जमीन पर लगे पैनलों की तुलना में 8 गुना ज्यादा और लगभग लगातार ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। वाह! और डेटा कैसे आएगा जाएगा? डेटा गो सैटेलाइट्स के बीच लेजर के जरिए भेजा जाएगा, जो जमीन पर लगे फाइबर ऑप्टिक केबल से भी तेज होगा। ये एक तरह से धरती के ऊर्जा संकट का जवाब अंतरिक्ष में ढूंढने जैसा है। वाह! ये छलांग वाकई हैरान करने वाली है। एक तरफ गंगा में हाइड्रोजन नाव और दूसरी तरफ अंतरिक्ष में डेटा सेंटर। लेकिन ये सारी तकनीक चाहे जमीन पर हो या आसमान में, आखिरकार हमारे ग्रह के साथ ही तो जुड़ी हैं। बिल्कुल। और यहीं से हम अपनी तीसरी और आखिरी तस्वीर पर आते हैं, पर्यावरण और संरक्षण की। बिल्कुल। और इस तस्वीर की शुरुआत एक बहुत अच्छी खबर से करते हैं। बताइए। तमिलनाडु की IAS अधिकारी सुप्रिया साहू को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ से नवाजा गया है। मैंने उनके काम के बारे में पढ़ा और वो बहुत प्रभावशाली है। सिर्फ बड़े-बड़े वादे नहीं, बल्कि छोटे और असरदार काम। जैसे नीलगिरी की पहाड़ियों को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए ऑपरेशन ब्लू माउंटेन चलाना। हाँ। या फिर कूल रूफ प्रोजेक्ट, जिसके तहत स्कूलों की छतों को सिर्फ सफेद रंग से पोत दिया गया ताकि वो ठंडी रहें और एयर कंडीशनिंग की जरूरत कम पड़े। ये छोटे छोटे कदम मिलकर कितना बड़ा बदलाव लाते हैं। यही उनकी खासियत है। उन्होंने दिखाया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत भारी भरकम बजट की जरूरत नहीं, बल्कि सही सोच और इच्छा शक्ति की जरूरत है। उनके काम से लगभग 25 लाख हरित रोजगार भी पैदा हुए हैं। ये इस बात का सबूत है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि साथी हो सकते हैं। और पर्यावरण से जुड़ी एक और अच्छी खबर है। भारत में 2 नई रामसर साइट्स जुड़ गई हैं। हाँ, अब कुल 96 हो गई हैं। ये 2 नई जगहें हैं, राजस्थान की सिलिसेड़ झील और छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल कोपरा जलाशय। एक बार ये साफ कर दें कि रामसर स्थल होते क्या है। जरूर। रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की ऐसी आर्द्र भूमियां यानी वेटलैंड्स होती हैं जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत संरक्षित किया जाता है। आर्द्र भूमि मतलब दलदल, झीलें, तालाब जैसे पानी वाले इलाके। ये हमारी धरती की किडनी की तरह काम करते हैं। पानी को साफ करते हैं, बाढ़ को रोकते हैं। ये जैव विविधता के लिए बहुत जरूरी हैं। अच्छा। 197 में ईरान के रामसर शहर में ये समझौता हुआ था, इसीलिए इन्हें रामसर स्थल कहते हैं। तो सिर्फ 2 और साइट्स जुड़ने से इतना फर्क पड़ता है? हाँ, क्योंकि हर एक साइट का अपना महत्व है। जैसे सिलिसेड़ झील अरावली की पहाड़ियों में एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है। और कपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल है, जो उस राज्य में आर्द्र भूमि संरक्षण को एक नई पहचान और प्राथमिकता देगा। मतलब बूंद बूंद से सागर भरने जैसा है। बिल्कुल। तो आज हमने ये 3 अलग-अलग तस्वीरें देखी, कानून की, तकनीक की और पर्यावरण की। इन सबको एक साथ रखने पर क्या नजर आता है? एक पैटर्न साफ दिखता है। एक तरफ विकसित भारत के लिए बड़े और कह सकते हैं केंद्रीकृत ढांचे बनाने की कोशिश है, चाहे वो ग्रामीण रोजगार हो, शिक्षा हो या परमाणु ऊर्जा। दूसरी तरफ आत्मनिर्भरता पर जोर है, जैसे हमारा अपना माइक्रो प्रोसेसर, और इन सब के साथ साथ जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने की तैयारी भी चल रही है, जैसे हाइड्रोजन नाव और वो सौर ऊर्जा वाले विचार। हाँ, ये एक साथ कई मोर्चों पर भविष्य को साधने की कोशिश है। बिल्कुल। और इसी के साथ हम आज की इस चर्चा को एक सवाल पर छोड़ते हैं। हमने देखा कि VBG RAM-G बिल हो, शिक्षा बिल हो या शांति बिल, इन सब में एक रुझान है चीजों को केंद्रीकृत करने का,
नियम कानून को एक जगह से चलाने का। हाँ, ये कॉमन थीम है। तो ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है, जब भारत अपने भविष्य के लिए इतने बड़े और महत्वाकांक्षी ढांचे बना रहा है, तो इन लक्ष्यों को जमीन पर उतारने के लिए केंद्रीय मार्गदर्शन और राज्यों या व्यक्तियों की आजादी के बीच सही संतुलन क्या होना चाहिए? बहुत अहम सवाल है। क्या ज्यादा नियंत्रण से काम तेजी से होता है या फिर ज्यादा आजादी से नए और बेहतर रास्ते निकलते हैं? इस पर सोचना जरूरी है।